लेक्चर नंबर 1 क्लास 11th बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का मीनिंग क्या है उसको समझाने से पहले मैं आपको एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। वो क्या कि जो बैलेंस एज पर कैश बुक होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है बैलेंस एज पर पासबुक। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा जी, जो कैश बुक होती है ना वो मैं मेंटेन करता हूं। सपोज ये एक बंदा है जिसका नाम है राम, और राम ने अपना एक अकाउंट ओपन करवा रखा है। कहाँ पे? HDFC बैंक में। HDFC बैंक में उसने अपना एक अकाउंट ओपन करवा रखा है। जो राम अपने घर पे हिसाब किताब रखता है वो रखता है कैश बुक में। मान लो राम ने बैंक में 10,000 रुपया जमा करवाया, मान लो राम ने बैंक से 2,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। राम ने जितना भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है या राम ने जितना भी अपने बैंक से पैसा विड्रॉ करवाया है उसका वो हिसाब किताब जो रखता है वो अपने घर पे रखता होता है, और उसके लिए वो एक कैश बुक बनाता होता है। हमने कैश बुक का चैप्टर करा हुआ ना। कैश बुक के चैप्टर में 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है और दूसरा बैंक का कॉलम होता है। तो पूरे चैप्टर में जब भी मैं कैश बुक की बात करूंगा तो इसका मतलब मैं कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। हमने बैंक में जो भी डिपॉजिट करवाया या फिर हमने बैंक से जो भी विड्रॉ करवाया वो मैं अपने घर पे जो रिकॉर्ड करता होता हूँ कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करता होता हूँ। अब अगर राम ने अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया तो बैंक भी तो उसको अपने घर पे रिकॉर्ड करेगा ना। हाँ बोलो हाँ या ना। अजय, राम ने तो सपोज करो राम ने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो राम ने अपने घर पे रिकॉर्ड कर लिया। राम अपने घर पे पता डिपॉजिट करने की एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये बैंक वाली एंट्री जो है कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन ये सेम टू सेम एंट्री बैंक भी तो अपने घर पे रिकॉर्ड करेगा ना। जब बैंक अपने घर पे रिकॉर्ड करता होता है उसको मैं क्या बोल देता हूं? उसको मैं पासबुक बोल देता हूं। सो जो हम अपने बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं अपने घर पे वो कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, और जो बैंक अपने घर पे सारी रिकॉर्डिंग करता होता है उसको हम लोग पासबुक बोल देते हैं। फिर सर ने क्या बोला कि जो कैश बुक का बैलेंस है वो हमेशा पासबुक के बैलेंस के इक्वल रहेगा। क्या बोलो हाँ या ना? सर 100% ये इक्वल होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया। सो एज पर मी अगर मैंने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ मैंने बैंक से 10,000 रुपीज लेने हैं। हाँ बोल सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया तो बैंक भी तो बोलेगा ना कि मैंने 10,000 रुपीज जिस कस्टमर ने डिपॉजिट करे हमने उसको रीपे करना है। कब? फ्यूचर में। ठीक है, मैंने 10,000 रुपये बैंक से लेना है और बैंक ने 10,000 रुपया मुझे देना है अगर मैं बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट करता हूं। मान लो मैंने 2,000 रुपया बैंक से निकलवा लिया, मान लो मैंने 2,000 रुपया बैंक से विड्रॉ कर लिया। अब 2,000 रुपया विड्रॉ करने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि मैंने आगे से बैंक से 8,000 रुपया लेना है, और 2,000 रुपया अगर बैंक से मैंने विड्रॉ करा इट मीन बैंक ने मुझे 2,000 रुपया वापिस कर दिया। अगर बैंक ने मुझे 2,000 रुपया वापिस कर दिया इट मीन बैंक बोलेगा कि उसने इन फ्यूचर 8,000 रुपये देने हैं। तो इन 2 ट्रांजैक्शंस के बाद मैंने बैंक से 8,000 रुपया लेना है और बैंक ने मुझे 8,000 रुपया देना है। तो ये दोनों हमेशा हमेशा इक्वल रहती रहेंगी। सबसे पहले मैंने 10,000 लेना था, बैंक ने 10,000 देना था। अब मैंने बैंक से 8,000 लेना है और बैंक ने मुझे 8,000 देना है। ये हमेशा इक्वल होती है। सपोज करो ये इक्वल ना हो, अगर ये इक्वल ना हो वही तो प्रॉब्लम है।
अब हुआ क्या, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मैंने बैंक में 10,000 रुपया, मैंने बैंक में 40,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया। अगर मैंने बैंक में 40,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, मैंने पहले बैंक से कितना लेना था, 8,000, 40,000 रुपया मैंने बैंक में और डिपॉजिट कर दिया, तो मैं बोल दूंगा कि मैंने टोटल 48,000 बैंक से लेना है, मैंने टोटल 48,000 रुपीज बैंक से लेना है। और बैंक क्या कह रहा था, बैंक पहले मुझे कह रहा था तुझे 8,000 रुपया इन फ्यूचर में रिटर्न करूंगा। जैसे ही मैंने बैंक में 4,000 रुपया 40,000 रुपया डिपॉजिट करा, बैंक ने गलती से 40,000 को 4,000 रुपीज के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। और बैंक के हिसाब से बैंक ने मुझे इन फ्यूचर कितने रुपीज देने हैं, बैंक ने मुझे 12,000 रुपीज देना है। अब हुआ क्या, ऐसा नहीं है कि बैंक ने जानबूझकर ये 40,000 को 4,000 लिखा, वो बैंक ने गलती से 40,000 को 4,000 रुपया लिख दिया। अब अगर बैंक ने गलती से 40,000 को 4,000 रुपया लिख दिया, तो मेरे यहाँ पे बैंक के अकॉर्डिंग बैंक बोलेगा भाई साहब मैंने तो तुझे 12,000 रुपया देना है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि मैंने तो बैंक से 48,000 रुपीज लेना है। लेकिन एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, एक्चुअली में इस 4,000 की जगह क्या होना चाहिए था, 40,000। तो ऑटोमेटिकली इसने भी क्या बन जाना था, 48,000। लेकिन अब गलती तो होगी ना। अब अगर गलती हुई है तो अब क्या करना होगा, अब मुझे इसके लिए एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी होगी। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या होता है, मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूं। कैश बुक के अकॉर्डिंगली, जिसको मैं बोल देता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंगली 48,000 का बैलेंस है। बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक के अकॉर्डिंगली 12,000 रुपए का बैलेंस है। और जो गलती हुई है, गलती को मैं पता क्या बोलूंगा, ध्यान से समझना। ये देखो, ये गलती हुई थी ना आपकी, गलती को मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख रहा हूं, डिपॉजिट रुपीज 40,000 into bank but wrongly recorded as 4,000 into the पासबुक। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, 48,000, और पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, 12,000 का। तो मुझे पता चल गया इन दोनों में जो गैप है, इन दोनों का जो गैप है मुझे उसको क्लियर करना है। अब मुझे अगर उन दोनों के गैप को क्लियर करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इसको सॉल्व करना होगा। अब इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैंने कैश बुक में 40,000 रुपया प्लस कर दिया, 40,000 रुपया प्लस कर दिया,